हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 यानी लेवल 1 का सीडीपी का सेशन है। और ये सेशन जो आज का है वो आपका 11 सेशन है। और 10 सेशन तक मैंने यानी 10 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आज का जो सेट होगा वो 11 सेट होगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था में डैश डैश जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। इन अ इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रिस्पॉन्सिबल accommodations अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डैश। अभिभावक स्कूल की, स्कूल छात्र की, छात्र स्कूल की या छात्र शिक्षक की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल छात्र की। यानी कि समावेशी शिक्षा जो होता है ना, वो नियम होता है उसका कि व्यवस्था स्कूल को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को स्कूल के ढर्रे में ढलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब अ सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वेयर इंडिविजुअल्स नीड ऑफ चिल्ड्रंस आर क्रिएटेड टू। बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना एवं बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। जैसे कि यहाँ पे कक्षा में बच्चे एक दूसरे से बातचीत, चर्चा और सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। बी को डी के रूप में लिखना यानी 21 को 12, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी को डी के रूप में लिखना यानी 21 को डी। मतलब डिलेक्सिया एक ऐसा पठन लेखन संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा अक्षरों को संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जैसे कि मिरर इमेज में कैसे हो गया, उल्टे रूप से भ्रमित हो जाता है। जैसे कि बी को डी समझ लेता है और 21 को 12 समझ लेता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेव वास्क्यू का कौन सा कथन बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट लेव वास्क्यू व्यू अबाउट चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिसे बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। यानी कि यह वाइगोत्स्की के संप्रस्त विकास यानी जेपीडी और इसके फोल्डिंग के विचार को दर्शाता है, जहाँ बच्चा क्या है मार्गदर्शन की मदद से बेहतर कर सकता है। यानी कि जेपीडी और इसके फोल्डिंग विचार को यह दर्शा रहा है। और बच्चा क्या करेगा, जब मार्गदर्शन मिलता है तो वो बेहतर सीख सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं होती हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की अवधारणाओं एवं विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक जो होता है यानी शिक्षार्थी मुख्य केंद्र होता है और शिक्षक की व्यक्तिगत जरूरतों को प्राथमिक चिंता यानी प्राइमरी कंसर्न मानना क्या है, गलत है। इसलिए इस स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में जो 3 नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? इफ़ यू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास एंड स्टडी देयर डेवलपमेंट ओवर 3 मंथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डन इन योर स्टडी? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, या इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सभी छात्रों में जो विकास होता है वो अलग अलग दिशा में होता है। यानी विकास का नियम होता है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, दिशा और पैटर्न में व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की, व्हेन डू चिल्ड्रंस बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? पूर्व बाल अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। यानी बाइगोस्की और अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा किशोरावस्था में अपने पीयर ग्रुप यानी साथी, पीयर मतलब साथी ग्रुप का क्या होता है? एक्टिव सदस्य, एक्टिव मेंबर बन जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अवशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? A child is your class speaks disrespectfully, informally to elders. What step will you take to eliminate this rude behavior? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, ये बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, या बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने अपनों से बड़े से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ में आप भी अपनों से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बच्चे व्यवहार का अनुकरण करते हैं। ठीक है, व्यवहार मतलब मॉडलिंग का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, अनुकरण कर सीखते हैं। और शिक्षक को स्वयं आदरपूर्वक आदर सूचक भाषा का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक इमिशन यूजफुल एंड डेवलपमेंट आर परिवार और पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परिवार एवं पड़ोस। यानी समाजीकरण के प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होते हैं? परिवार और पड़ोस होते हैं, जहां अनुकरण की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। इन द लर्निंग प्रोसेस मोटिवेशन फंक्शंस टू, छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, छात्रों में सीखने की रुचि प्रति का विकास करने का, छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। यानी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है अधिगम का क्या होता है? मुख्य आधार है, जो छात्रों में सीखने के प्रति जिज्ञासा और क्या करता है? रुचि जागृति करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड ग्लोबल यानी गोल ओरिएंटेशन? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्य करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्य करना, यानी महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यानी महारत लक्ष्य यानी कि मास्टरी गोल, जिसको क्या कहते हैं? मास्टरी गोल्स का जो अर्थ होता है अपनी कुशलता और समझ को सुधारने के लिए काम करना। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए या था कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? ठीक है, तो विच लर्निंग थ्योरी स्टेट दैट कंटेंट शुड बी प्रेजेंट टू चिल्ड्रंस एज अ होल व्हेन थॉट और इंस्ट्रक्टेड टू लर्न? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, पर्यासन त्रुटि सिद्धांत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य नियम ही
पूर्ण से अंश की ओर है, होल टू पार्ट है, जहां सामग्री को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट? विद्यार्थी को कक्षा एवं कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थी के सीखने में कमियां एवं अभाव ताकि उसकी असफलता की सही पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी को कक्षा में एवं कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। यानी कि NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की प्रगति को समझना और उसे हर संभव सीखने की सहायता प्रदान करना, ये बताया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्परेटिव कोलैबोरेशन यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। यानी कि पारस्परिक शिक्षण यानी प्रश्न, रेसिप्रोकल टीचिंग एक सहगामी रणनीति यानी कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें छात्र और शिक्षक आपस में क्या करते हैं? संवाद करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? देयर आर 2 विजुअली impaired student in your class, which script will you use to teach them? ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या ब्रह्म लिपि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रेल लिपि। यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए उभरे हुए बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज, इफ़ यू आर क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 एंड नीरज इज विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन योर क्लास, यू स्टूड को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे? के माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करने को कहेंगे? या के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए? या के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। यानी समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र को अलग या विशेष न मानकर सामान्य व्यवहार करना चाहिए और उनकी जरूरत के अनुसार सहायता सामग्री यानी कि ऑडियो सीडी देनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को एक संप्रत्य के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षक को निम्न से क्या करना चाहिए? टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ ए कंसेप्ट अमॉन्ग स्टूडेंट, अ टीचर शुड नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे, नियमों को समझने और अवधारणा के विशेषज्ञ को परिभाषित करने का ध्यान दें, विषय वस्तु संबंधित आवश्यकता और गैर आवश्यकता जानकारी को मिश्रित कर दें, या सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने में पर ध्यान दें। यानी कंसेप्ट का अधिगम, यानी कि जो संप्रत्य जो है कंसेप्ट का अधिगम तब सुगम होता है जब छात्र उसके मूल्य, नियम, विशेषताओं और पिछले ज्ञान से संबंधित स्थापित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? पहला नंबर है स्वदर्पण सिद्धांत दुर्खिम, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कूले, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड, निस्यंदन का सिद्धांत मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी मैं और मुझे का सिद्धांत मीड। यानी ये जो युग्म है ये सुमेलित है। यानी कि आई एंड मी की थ्योरी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, G.H. मीड ने दी थी, और लुकिंग ग्लास सेल्फ कूले ने दिया था, याद रखना है। यानी कि आई और मी का सिद्धांत जो कौन दिया था? मीड ने दिया था। इसका मीड का पूरा नाम है G.H. मीड, MEAD मीड, यानी कि जॉर्ज, हम कह सकते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपने सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन नॉट कंजर्व प्रोटेक्ट, दिस इनएबिलिटी इज ड्यू टू विच फैक्टर? उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता, व्यक्तिगत कहानियाँ, विचारों की अपरिवर्तनीयता, उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी विचारों की अपरिवर्तनीयता। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बच्चे विचारों को पलटने में असमर्थ होते हैं, जिससे संरक्षण कंजर्वेशन की कमी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिसमें 10 बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैव IQ बिलो 70, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस दोज स्टूडेंट? प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र और सृजनशील छात्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्षीण बुद्धि वाले छात्र। यानी कि IQ वर्गीकरण के अनुसार 70 से कम IQ वाले बच्चों को मंदबुद्धि श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? इन कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इवैल्यूटेड? छात्रों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तित्व कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। यानी CCE में छात्र के सीखने, कौशल और दृष्टिकोण का आकलन होता है, उसकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से मूल्यांकन का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स, सक्रिय, विनम्र, आंशिक या निष्क्रिय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव यानी सक्रिय। यानी कि प्रभावी और अर्थपूर्ण सीखने के लिए बालक की सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रोरी थ्योरीज लर्निंग इज प्रिमली डैश एक्टिविटी, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक यानी सोशल। यहाँ कह सकते हैं हम कि आधुनिक या समकालीन सिद्धांतकार जैसे वाइगोत्स्की, बांडुरा सीखने को एक सामाजिक और परस्पर क्रियात्मक गतिविधि मानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की परायन्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हेटेरोनोमस मोरलिटी स्टेज इम्प्लाइज, इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है, और इस अवस्था में बालक के तर्क संगतता, लचीलापन अतः सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा होता है। यानी कि पियाजे की पर्यंत नैतिकता यानी हेटेरोनोमस मोरलिटी में बच्चे नियमों को किसी बाहरी सत्ता यानी अधिकारी द्वारा बनाया गया और कभी न बदलने वाला मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति कथन ए दिया है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो तर्क दिया है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। Acceleration, a child learns to walk at 11 months while another learns in 15 months. Reason, development occur to different rates in individuals. A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। A सही है लेकिन R गलत है। A और R दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति में विकास की दर यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है, इसलिए एक बच्चा 11 महीने में चलने सीखता है तो दूसरा 15 महीने में। ठीक है, 11 महीने में और दूसरा 15 महीने में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनजातीय समुदायों में विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज अ टीचर शुड अवॉइड, उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, या पाठ्यक्रम की उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, या उन संप्रत्ययों को पढ़ाना और उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उन संप्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह क्या है, अप्रासंगिक है। यानी शिक्षक को उन चीज़ों से बचना, अवॉइड होना चाहिए जो छात्रों के लिए अप्रासंगिक यानी कि इरिलीवेंट हो, क्योंकि इससे समावेश प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? 4 years old राहुल सेज अपन receiving a doll as a gift. What will I do with this? Boys don't play with dolls. What does this demonstrate?
जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर समता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लड़के गुड़ियों से नहीं खेलती। ये समाज द्वारा बनाई गई पुरानी सोच या धारणा है, जिससे जेंडर क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहते हैं इसको, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य यानी व्यक्तित्व और वातावरण। ठीक है, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द एजुकेशन फॉर बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल टू एफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन्वायरमेंट ऑब्लिक बी इक्वल टू एफ पी कॉमा ई, टॉलमैन, लेविन या ड्यूबी या थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेविन, यानी कि लेविन यानी कट लेविन यानी कोट लेविन जो थे ना, वो अपने क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी में व्यवहार का समीकरण जो है वो बी इक्वल टू एफ पी मल्टीप्लाई ई बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? Pooja tells her friend that they must follow classroom rules, otherwise the teacher won't let them play outside. According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral development is Pooja? आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा किसी नियम का पालन केवल सजा या दंड से बचने या अनुमति पाने के लिए करता है तो वह पहले चरण में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। एंड लास्ट प्रश्न है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफ अ 12 years old child हैज़ ए मेंटल एज ऑफ ओनली 10, व्हाट शुड द टीचर डू? छात्र को निम्न कक्षा के स्थानांतरित कर दे ताकि उन्हें पढ़ने में कठिनाई न हो, छात्र को मंद गति से पढ़ने एवं छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दे, जबकि उसका ठीक से परीक्षण न कर ले, कोई भी अंतिम निर्णय न ले, प्रधानाचार्य से संतुष्टि करके उसके लिए विशेष कक्षा का क्या करे, प्रबंध करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण न कर ले, कोई भी अंतिम निर्णय न ले। यानी किसी भी छात्र के बारे में केवल एक मार्क के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, संपूर्ण और व्यापक नैदानिक परीक्षण थ्रू इवैल्यूएशन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तो वीडियो को आप तो जरूर देखिएगा, जब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।